कुछ खालिस्तानी समर्थक ऐसे हैं जो चाहते हैं भारत के पंजाब में माहौल बिगड़े, वहां पर हिंदू और सिख जो मिलजुल के रहते हैं उनके बीच में नफरत पैदा हो, सिखों की भारत सरकार के प्रति, भारत के प्रति नफरत पैदा हो। और इसके लिए ये जो कुछ खालिस्तानी समर्थक हैं ना, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उनमें से एक थे हरदीप सिंह निज्जर। इनके ऊपर आरोप ये था कि कनाडा की धरती पर रहकर इन्होंने ना कुछ सिलेक्टेड असैसिनेशंस करवाए पंजाब में, जैसे कि शिवसेना के एक लीडर की हत्या में इनका हाथ था। डेरा सच्चा सौदा के एक समर्थक की हत्या का आरोप भी इनके ऊपर लगा। ये असैसिनेशंस जो थे ना, वो इस प्रकार से थे कि नफरत पैदा हो दोनों कम्युनिटीज के बीच में, सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में। इसके जवाब में भारत ने बहुत बार कनाडा की सरकार को बोला, आप एक्शन लीजिए। आपकी धरती पर रहकर कुछ लोग इंडिया में टेररिज्म को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप में और पाकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। लेकिन कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इसके बावजूद कनाडा में भारतीय ओरिजिन के जो लोग हैं उन पर हमले और ज़्यादा इंक्रीज हो गए। इसके अलावा भारत की एम्बेसी, भारत के कॉन्सुलेट के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर हमले इंक्रीज हो गए। लेकिन कनाडा की सरकार ने इन हमलों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। और उसका एक रीज़न भी है। रीज़न क्या है? देखो, कनाडा की टोटल जो पॉपुलेशन है ना, बहुत कम है। कितनी? 4 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ से कम है। भारत में एक राज्य तेलंगाना की जितनी पॉपुलेशन है ना, ऑलमोस्ट उतनी ही टोटल पॉपुलेशन है कनाडा की। और कनाडा की टोटल पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट 17 लाख 18 लाख लोग मान लीजिए इंडियन ओरिजिन के हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 8 लाख लोग आप मान सकते हो सिख हैं। इन 8 लाख सिखों में से कुछ सिख ऐसे हैं जो चाहते हैं खालिस्तान बने, जो खालिस्तान के समर्थक हैं, यानी खालिस्तानी हैं। अब ये जो खालिस्तानी है ना, कनाडा में कई सारे बड़े बड़े गुरुद्वारास को कंट्रोल करते हैं। ऐसे खालिस्तानियों की संख्या कई सारी कनाडा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन्हें ही अपीज करने के लिए कनाडा के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, बल्कि इनको अपीज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि गुरुद्वारों से जो फंड आता है, जिनको खालिस्तानी कंट्रोल करते हैं, ये कहा जाता है उस फंड का भी इस्तेमाल किया जाता है कनाडा के इलेक्शंस में। डोनेशन मिलता है पॉलिटिशियंस को। अब देखो हुआ क्या, पिछले दिनों हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। मास्क लगाए हुए कुछ शूटर्स ने इनकी हत्या कर दी ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। अब इस हत्या का आरोप ना डायरेक्टली सीधा सीधा कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत सरकार के ऊपर लगाया है। उन्होंने कुछ देर पहले की बात है हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोकसभा में एक बयान दिया और भारत सरकार पर आरोप लगाया हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का। ऐसा देखो रेयरली देखने को मिलता है कि किसी एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार के ऊपर डायरेक्टली इतना एक्सप्लोसिव एलिगेशन लगाए। भारत की सरकार ने तुरंत के तुरंत कनाडा के प्रधानमंत्री के इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि हंसी आती है उनकी इस स्टेटमेंट को सुनकर। रिलेशंस देखो कनाडा और इंडिया के बीच अभी ऑल टाइम लो पर हैं। अभी G20 के समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे और उनकी ये जो यात्रा थी ना, बहुत ही खराब रही। बहुत एम्बेरसमेंट उन्हें झेलना पड़ा। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टली कनाडा की सरकार के ऊपर आरोप लगाया, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। वहां पे इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, टेम्पल्स पर अटैक हो रहे हैं, एम्बेसी से संबंधित जो साइट्स हैं वहां पे अटैक हो रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है इन अटैक्स को रोकने के लिए। उन्होंने भी भारत की सरकार के ऊपर इंटरफेरेंस का आरोप लगाया। जाहिर तौर पे आरोप सीधा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस चल रही थी इंडिया और कनाडा के बीच में। उन नेगोशिएशंस को सस्पेंड कर दिया गया है। कनाडा की सरकार ने भारत के एक डिप्लोमेट को भी कनाडा से निकाल दिया है। अनुमान ऐसा है कि भारत की सरकार भी कनाडा के किसी डिप्लोमेट को एक्सपेल कर सकती है या फिर उसी प्रोपोर्शन में एक्शन ले सकती है जिस प्रकार से कनाडा ने लिया है। वैसे देखो डेट आज की 19 सितंबर 2023 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। बहुत अच्छा लगा आज इतने दिनों के बाद फिर से डिस्कशन स्टार्ट करके, ऑलमोस्ट 10 दिनों के बाद। बहुत ज़्यादा मिस किया पिछले 10 दिनों में डिस्कशन को। और देखो इससे भी ज़्यादा अच्छा लगा अभी जो मेंस के पेपर चल रहे हैं ना, बहुत सारे मैसेज मेल मिले। बच्चों ने बोला कि सर अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कशन से सोल्व हो रहे हैं। आप सब ने भी क्वेश्चन पेपर देखे ही होंगे मेंस के, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा?
बताइए खुल के, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। मैं इसीलिए तो हमेशा बोलता हूं कि मेरी कोशिश यही होती है कि डिस्कशंस में ना सभी टॉपिक्स को टच किया जाए, ताकि सभी जो क्वेश्चंस है ना कम से कम आप आंसर दे इसको। अगर देखो कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस को आप छोड़ दोगे, जैसे फ्योर्ड से संबंधित क्वेश्चन है एक, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस को छोड़ दोगे तो अधिकतर क्वेश्चंस जो है आप एडिटोरियल डिस्कशन की सहायता से सोल्व कर सकते हो आसानी से। दैट्स द रीजन कि मैं किसी एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल पे फोकस नहीं करता, सिलेबस पे फोकस करता हूं कि पूरा सिलेबस टच होना चाहिए, इस प्रकार से करंट अफेयर की डिस्कशन हो। खैर अब देखो बहुत काम करना है, और एक चीज मुझे पता लगा, कल मैं जब लौटा मुझे पता लगा कि पीडीएफ की आपको दिक्कत आई है पिछले कुछ दिनों में। टीचर्स ने देखो पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया ढंग से डिस्कस किया, और पीडीएफ्स की समरीज मिलने में आपको परेशानी हुई, वो सारी जो समस्याएं वो आज दूर हो जाएंगी, और रेगुलरली अब जैसा पहले चलता था वैसा ही चलने लगेगा। आज देखो गणेश चतुर्थी है, आप सबको और पूरे परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन देखो इस उपलक्ष्य में द हिंदू आज पब्लिश नहीं हुआ है, तो कुछ अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल शशि थरूर का पार्लियामेंट्री कंडक्ट से संबंधित है। कंटेस्ट देखो ये है, अभी ना पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चल रहा है जो 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में चलेगा, और इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स पास किए जाएंगे, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल, ऐसी स्पेकुलेशन है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, आज से देखो पार्लियामेंट के जो सेशंस है ना वो नए पार्लियामेंट में कंडक्ट होंगे। पुराने पार्लियामेंट की जो यादें थी उसके लिए कल का जो पार्लियामेंट का सेशन था वो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में लगा, जिसमें अलग अलग लीडर्स ने पुराने पार्लियामेंट की सेशंस की यादें ताजा की। लेकिन आज से जो सेशंस है ना पार्लियामेंट के, वो नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग में ऑर्गेनाइज होंगे। इसी संदर्भ में शशि थरूर ने यह आर्टिकल लिखा है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हम बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड क्या है? देखो आजादी के बाद ना भारत ने ब्रिटेन के वेस्टमिनिस्टर मॉडल को एडॉप्ट किया। मतलब जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट हुआ करती थी 2 हाउस, इंडिया ने भी सेम उसी प्रकार का मॉडल एडॉप्ट किया। आजादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी ना, बहुत से भारत के लीडर्स उस समय ब्रिटेन में रहते थे या फिर ब्रिटेन में जाया करते थे। वो देखते थे ब्रिटेन की पार्लियामेंट किस प्रकार से आजादी से काम करती है, वहां पे डेमोक्रेसी किस प्रकार से कंडक्ट होती है। लेकिन भारत में भारत के लीडर्स को उस प्रकार की आजादी नहीं है। लेकिन जैसे ही देश को आजादी मिली, सेम जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट काम किया करती थी ना, उसी प्रकार का जो मॉडल था वो एडॉप्ट किया गया। ब्रिटेन की पार्लियामेंट की चाह इतनी ज्यादा थी कि एक बार एक मिशन आया जिसमें क्लीमेंट एटली ये भी शामिल थे। मैं आपको मिशन का नाम नहीं बताऊंगा, हालांकि आर्टिकल के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन ये है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ये ना भारत में एक मिशन का मेंबर बन के आए थे। जैसे मिशन से नहीं आते थे, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, उस प्रकार से एक कमीशन का मेंबर बन के आए थे। और ना उस दौरान इन्होंने भारतीय लीडर्स को बोला कि भारत के लिए ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम ज्यादा अच्छा है। तो ना भारत के लीडर्स एकदम से गुस्से में आके बोले कि अगर इतना ही ज्यादा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो आपने क्यों नहीं अडॉप्ट किया, आपने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। तो हमेशा से भारत के लीडर्स की चाह थी कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन में है वैसे ही हमारे यहां पे आना चाहिए, और आजादी के बाद आया भी। जैसे आप देखोगे ना, आज भी भारत की पार्लियामेंट में ना किसी चीज का समर्थन करना हो ना तो मेजें थपथपाई जाती हैं, जबकि इंडिया का कल्चर तो क्लैपिंग है। क्योंकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट की परंपरा यहां पर भी आज तक चल रही है कि मेजों को थपथपाना अगर किसी चीज का समर्थन करना है। इसके अलावा आज भी जब स्पीकर पूछते हैं ना कितने एमपी इसके पक्ष में हैं, तो ये जो चीज है ये कहां की है? ब्रिटिश पार्लियामेंट की है। सिंपल भी तो बोला जा सकता था, यस नहीं बोलते, भारत के एमपी बोलते हैं आए, तो मतलब ये ब्रिटेन की प्रथा है। बट देखो ब्रिटेन की जो अच्छी प्रैक्टिसेस थी ना पार्लियामेंट की, वो आजादी के बाद कुछ सालों तक तो चलती रही, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन की पार्लियामेंट का जो एक्सपोजर है ना वो खत्म होता गया। और अब आज बहुत सारी ऐसी चीजें जो भारत की पार्लियामेंट में या फिर स्टेट असेंबलीज में देखने को मिलती हैं, वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कभी नहीं देखने को मिलती। जैसे देखो, कुर्सियों को उखाड़ के फेंकना, माइक को तोड़ देना, स्लीपर्स यानी चप्पल जूते असेंबली में उछलना, कपड़ों को फाड़ देना,
इवन पेपर स्प्रे का यूज जो सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता है क्राइम की घटनाओं के दौरान, इसका इस्तेमाल करना, यह सब चीजें भारत की पार्लियामेंट और हाउसेज में देखने को मिली हैं, लेकिन ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कभी नहीं देखने को मिली। हालांकि देखो, पार्लियामेंट में जो नए एमपीज जाते हैं ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे आउट ऑफ टर्न नहीं बोलना है, आपकी जब टर्न आए तभी बोलना है, स्लोगन नहीं रेज करने हैं, पोस्टर वगैरह नहीं शो करने हैं। इसके अलावा जो वेल है हाउस की, वहां तक आपको नहीं आना है। लेकिन रूटीन में ये जो गाइडलाइंस है ना, नए एमपीज के द्वारा भी ब्रीच की जाती हैं। इसका एक्शन क्या लिया जाता है? रेयरली एक्शन लिया जाता है, कुछ दिनों के लिए एमपी को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल धीरे से एमपी के द्वारा माफी मांग ली जाती है, फिर स्पीकर उन्हें आने देते हैं वापस फिर से हाउस में प्रोसीडिंग्स को अटेंड करने के लिए। मतलब कुछ खास एक्शन नहीं लिया जाता ऐसे एमपीज के अगेंस्ट में। अब राइटर ना कुछ अच्छे सजेशंस देते हैं। राइटर कहते हैं, वैसे तो देखो ब्रिटेन के पार्लियामेंट की ज्यादातर प्रैक्टिसेस को और स्ट्रक्चर को भारत के द्वारा अडॉप्ट किया गया, लेकिन कुछ चीजें छोड़ दी गई जो कि देखो अगर अपनाई जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में ब्रिटेन में ना पूरे हफ्ते में एक जो दिन है ना, वो अपोजिशन के लिए रिजर्व होता है, जिसे बोलते हैं अपोजिशन डे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए फ्राइडे का जो दिन है पूरा अपोजिशन के लिए है। अपोजिशन की जो पार्टीज हैं वो मर्जी चाहे कोई भी इशू रेज कर सकती हैं इस डे पर, इस दिन पर। यह अपोजिशन का दिन होता है। इस दिन का अपोजिशन के द्वारा, ब्रिटेन की अपोजिशन के द्वारा पूरा फायदा उठाया जाता है। ब्रिटेन की सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, ब्रिटेन की सरकार से क्वेश्चंस पूछने के लिए, मतलब जिन क्वेश्चंस से ब्रिटेन की सरकार भागना चाहती है वो क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं ब्रिटेन की अपोजिशन के द्वारा इस दिन, अपोजिशन डे के दिन। कितना बढ़िया हो भारत में भी अगर हफ्ते में कम से कम एक जो दिन है, वैसे तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर ये डिसाइड कर सकती हैं कि हफ्ते में कितने दिन अपोजिशन के लिए हों, लेकिन कम से कम अगर एक होता है तो बहुत अच्छा है। फिर अपोजिशन ये बहाना नहीं मारेगा कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मजबूरी में हमें हाउस को डिसरप्ट करना पड़ता है। अभी देखो, रेयरली कोई ऐसा सेशन गया हो जिसमें कम से कम एक दिन डिसरप्शन ना हुआ हो। हर सेशन में डिसरप्शन होता ही होता है, लेकिन हफ्ते में अगर एक दिन अपोजिशन के लिए होगा तो बताइए क्या अपोजिशन ये बहाना मार सकेंगी कि हमें हाउस को इसलिए डिसरप्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। अब दूसरा सजेशन देखिए, वहां पे ना प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम का एक प्रोविजन है। जैसे ना हर वेडनेसडे को ऑलमोस्ट 12 बजे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री से। वहां के जैसे प्रधानमंत्री हैं अभी ऋषि सुनक। सबसे पहले शुरुआत होती है लीडर ऑफ अपोजिशन से। लीडर ऑफ अपोजिशन डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। उसके बाद एक क्वेश्चन रूलिंग पार्टी के एमपी के द्वारा, एक क्वेश्चन अपोजिशन के एमपी के द्वारा। छोटे क्वेश्चंस होते हैं, लगातार ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कोई क्वेश्चन का आंसर दिया, उसके जवाब में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री की सीधी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो ये जो चीज है ना, ये भारत में भी की जा सकती है। अगर भारत में की जाती है तो बहुत अच्छा है। इससे प्रधानमंत्री का संवाद जो है ना सीधा पार्लियामेंट के सभी एमपी से हो सकता है। इससे डेमोक्रेसी जो है वो और ज्यादा मजबूत हो सकती है। तीसरा सजेशन राइटर ये देते हैं, अभी ना स्पीकर की ना भारत की लोकसभा में स्पीकर की एक आदत हो गई है। जैसे अपोजिशन के जो एमपीज कोई भी सजेशन दे दें, कोई बिल के ऊपर सजेशन दे दें, अमेंडमेंट के लिए प्रपोज कर दें, सबको ना एक ही साथ क्लब करके रिजेक्ट कर दिया जाता है। बिल पास किया जाता है तो अपोजिशन के एमपीज के द्वारा यह मांग की जाती है कम से कम गिनती तो कीजिए कितने लोग बिल के विपक्ष में हैं, लेकिन गिनती भी नहीं की जाती। मतलब अपोजिशन के एमपीज की हर एक मांग को स्पीकर के द्वारा बिना सुने ही रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर सुनने के बाद बिना डिस्कशन के सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपोजिशन को यह लगता है कि हम तो पूरी तरह से इररिलेवेंट हैं। इससे क्या होता है कि इससे देखो जनता को भी लगता है बार बार डिसरप्शन होता है, अपोजिशन की नहीं सुनी जाती, जनता को भी लगता है कि यार कुछ होता नहीं है पार्लियामेंट में या फिर हाउस में, सिर्फ डिसरप्शन होता है। पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारे लीडर्स जो हैं, हमारी मांगों के प्रति ना सीरियस नहीं है। तो इसलिए अगर ये चीजें भारत की पार्लियामेंट में इंप्लीमेंट की जाए ना तो भारत की डेमोक्रेसी और ज्यादा मजबूत होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूं जो मैंने आपसे पूछा था। साइमन कमीशन इसका आंसर है।
साइमन कमीशन जब भारत में आया था ना, तो उस कमीशन के ये सभी मेंबर्स थे। क्लीमेंट एटली भी मेंबर थे, जो बाद में जाके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था साइमन कमीशन से संबंधित, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हेल्थ केयर से संबंधित है। प्रताप सी रेड्डी, इन्होंने अपोलो के जो हॉस्पिटल्स है ना, आप देखते हो अपोलो हॉस्पिटल्स की जो चेन है उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई थी, प्रताप सी रेड्डी के द्वारा। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हेल्थ से संबंधित अच्छा आर्टिकल है ये। देखो पिछले कुछ सालों में ना इंडिया बहुत से क्रिटिकल इश्यूज पे ना एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनता जा रहा है, चाहे क्लाइमेट चेंज का इशू हो, स्पेस रेस का इशू हो, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध का इशू हो। भारत की जो आवाज है ना वो मजबूत माने जाने लगी है। भारत ने मजबूती से इन इश्यूज के ऊपर अपना पक्ष रखा है। हाल ही में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने सफलतापूर्वक मून मिशन को लैंड करवाया मून के साउथ पोल पर। G20 की प्रेसिडेंसी को सफलतापूर्वक पूरा किया इंडिया ने। मतलब देखो साफ है, एक नया इंडिया इमर्ज हो रहा है, और ऐसा इंडिया जो देखो वैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन से गाइडेंस प्राप्त कर रहा है, लेकिन जिसमें आज के यूथ की एनर्जी, पैशन और एम्बिशन है। बट देखो ये सारी बातें हमने इंडिया के बारे में अच्छी अच्छी डिस्कस की, बट एक कड़वी सच्चाई ये है कि आज इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है। सबसे ज़्यादा शुगर के जो मरीज हैं आपको पूरी दुनिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। मिलियंस पेशेंट ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन का शिकार हैं। मतलब हाइपरटेंशन में क्या होता है, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है ना, वो आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे नुकसान होता है। न जाने कितने यूथ ऐसे हैं जिनकी डेथ हार्ट अटैक से हो रही है। कैंसर, रिस्पायरेटरी इश्यूज, डिप्रेशन और बहुत सारे जो डिजीज हैं जिसके पेशेंट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। देखो एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन है ना, 2030 तक इसकी कॉस्ट इंडिया की इकोनॉमी पर $4 ट्रिलियन की होगी। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे देखो डायबिटीज है, इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। एक तो ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान होता है, अगर उनकी डेथ नहीं होती तो वो काम कर रहे होते, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते। दूसरा, हॉस्पिटल में वो जाते हैं, वहां पे खर्च होता है पैसा, तो इकोनॉमी को नुकसान होता है। राइटर का ये कहना है कि देखो अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो यंग है। हमेशा हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया के पक्ष में है, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। इंडिया की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे बूढ़ी होने लगेगी। तो ना अभी इंडिया में सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा ताकि डिजीज के प्रिविलेंस को कम किया जा सके। कैसे कम किया जा सकता है, जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। अवेयरनेस रेज करके, लोगों को अवेयर करके कि आप ये जो लाइफस्टाइल चॉइस अपना रहे हो ना, डेली की डेली शराब का सेवन करना, एक्सरसाइज नहीं करना, अब इनसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज इत्यादि का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा देखो जब चेकअप की बात आती है ना, तो सिर्फ ब्लड टेस्ट करवा लिया जाता है, जबकि कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप का कल्चर हमारे देश में आना चाहिए, बिकॉज ब्लड टेस्ट से सभी डिजीज का नहीं पता लगता है। राइटर कहते हैं वैसे देखो इंडिया में ना पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे तो हेल्थ आउटकम काफ़ी इंप्रूव हुई है। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 4 गुना तक इंप्रूव हो गई है। मतलब 100 में से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है 1 साल अचीव करने से पहले ही, ये रेट 4 गुना इंप्रूव हो गई है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख में से कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी में, जब बच्चे को जन्म दिया जाता है उस दौरान, ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 7 गुना इंप्रूव हुई है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 55 ईयर हुआ करती थी, अब 70 ईयर हो गई है। यानी इंडिया में एक सिटीजन की एवरेज एज है अब 70 साल। आज के समय में इंडिया में आज के समय में आपको वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। न जाने हर साल कितने फॉरेन के सिटीजन से इंडिया में आते हैं इलाज करवाने के लिए। मतलब मेडिकल जो टूरिज्म है ना बहुत ज़्यादा इंडिया में इंक्रीज हुआ है। राजेंद्र नगर के पास में BLK हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है। जो लोग राजेंद्र नगर में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि कितने फॉरेनर जो हैं इलाज करवाने के लिए इन हॉस्पिटल्स में आते हैं। इंडिया में इलाज काफ़ी सस्ता है। जैसे देखो अफ्रीकन्स हैं, इराक हैं, मतलब मिडिल ईस्ट के लोग हैं, अब ये USA जैसे देशों में जाते नहीं इलाज करवाने के लिए, वहाँ पे बहुत महंगा पड़ता है।
तो सेम स्टैंडर्ड का इलाज इंडिया में उपलब्ध होता है और बाकी बहुत ही ज़्यादा कम रेट में, इसलिए इंडिया में मेडिकल टूरिज्म के लिए आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट का, प्रोटोन बीम थेरेपी टेक्नोलॉजी। प्रोटोन बीम थेरेपी टेक्नोलॉजी ये कैंसर के इलाज के लिए है। कैंसर के दौरान जो ट्यूमर हो जाता है ना, अब ना उसको टारगेट किया जाता है इस थेरेपी की सहायता से, और ना ये जो थेरेपी है ना डायरेक्टली वहीं पर वार करती है जहां पे ट्यूमर है, आसपास के हेल्दी टिश्यूज को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन वर्ल्ड क्लास मेडिकल एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है इस टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो अब इंडिया में ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। ऑर्थोपीडिक प्रोसीजर्स जैसे मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनसे संबंधित जो सर्जरीज की जाती हैं, बेहतरीन सर्जरीज इंडिया में परफॉर्म की जाती हैं हाईली स्किल्ड सर्जन्स के द्वारा, और मिनिमम चीर फाड़ की सहायता से, मतलब मिनिमम इन्वेसिव टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जितना कम हो उतना कम चीर फाड़। रोबोटिक सर्जरी इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। मतलब रोबोट असिस्टेड जो टेक्निक्स है ना, उससे क्या होता है कि रिकवरी फास्ट हो जाती है और बिल्कुल टारगेटेड सर्जरी परफॉर्म की जा सकती है रोबोटिक सर्जरी की सहायता से। इसके बाद राइटर कहते हैं देखो, जो मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग आते हैं ना इंडिया में इलाज करवाने के लिए, इससे बहुत फायदा होता है। एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होता ही होता है, फॉरेन एक्सचेंज भी इंडिया में आता है। तो इस मेडिकल टूरिज्म को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सकता है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बीच में अगर कोलैबोरेशन होता है तो, मतलब सरकार और हेल्थ केयर सेक्टर के जो लीडर्स हैं वो आपस में मिल के काम करें तो इस मेडिकल टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। इसके बाद राइटर ये कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगी है हेल्थ केयर में। इस पर यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन भी पूछा है मेंस में। देखो एक बात आपको बताऊं, आप में से बहुत से लोगों ने ना मेंस के पेपर देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे मैं उनको बोलता हूं आप देखिए, ऑलमोस्ट 80% जो क्वेश्चंस है ना मेंस के आप वो सोल्व कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल डिस्कशन की सहायता से। आप एक बार देखिए, जिन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं मेंस के, आप सब लोग एक बार देखिए, आसानी से आपको वो पेपर्स मिल जाएंगे। आप गूगल पे सर्च कीजिए, ओनली आईएएस की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। 80% क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, अच्छे आंसर्स दे सकते हो। एक होता है कि क्वेश्चन को सोल्व कर देना, मतलब कुछ पॉइंट्स दे देना, एक होता है कि अच्छा आंसर लिख पाना। आप अच्छे आंसर लिख सकते हो। पिछला 1 साल का एडिटोरियल डिस्कशन अगर आपने सुना है तो, जो लोग डिस्कशन को रेगुलरली सुनते हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कैसा लगा पेपर देख के, आपको कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलो आर्टिकल पे आते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार पूछा था हेल्थ केयर में एआई से संबंधित। राइटर कहते हैं देखो, देश में ना टैलेंटेड डेटा साइंटिस्ट का, इंजीनियर का बहुत बड़ा पूल है। तो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेहतर ढंग से यूज किया जा सकता है अलग अलग एरियाज में, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस में, मतलब डिजीज का पता लगाने में यूज किया जा सकता है, बेहतर डिसीजंस लेने में कि ये डिजीज है, ये केस है, तो इसके लिए क्या स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा महामारी फैलने से पहले प्रिडिक्ट किया जा सकता है एआई का यूज करके। ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट प्लान ड्रा किया जा सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ ये स्टेप्स लेने हैं इलाज के लिए, ये दवाइयां लेनी है। ड्रग डिस्कवरी की जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से। मतलब एआई की नाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत जबरदस्त एप्लीकेशंस हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। तो इसके लिए ना हमें लगातार इन्वेस्ट करना होगा, भारत की सरकार को और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करना होगा कि कैसे एआई को और बेहतर ढंग से हेल्थ केयर सेक्टर में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए पार्टनरशिप इस्टेब्लिश होनी चाहिए। एक तरफ एकेडमिया, यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च होती है, इंडस्ट्री यानी जो ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में ना पार्टनरशिप होनी चाहिए। इससे फायदा होता है। इसरो का एग्जाम्पल हमने देखा, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, इसरो क्यों सफल हुआ, डीआरडीओ क्यों सफल नहीं हुआ। अगर देखो ये पार्टनरशिप अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बीच में, जैसे एकेडमिया के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में अच्छे से इस्टेब्लिश होती है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में इंडिया एक लीडर के तौर पे इमर्ज हो सकता है। राइटर कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेंडिचर इंडिया में होगा 2025 आते आते $11.78 बिलियन का, लेकिन 2035 आते आते ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन हेल्थ केयर सॉल्यूशंस होंगे ना, देश की इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करेंगे। कंक्लूजन में देखो कहा जा सकता है कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट पे खड़ा है।
इंडिया को कम्युनिटी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च करना चाहिए, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत बनाना चाहिए, इनोवेशन और रिसर्च में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर देश की जनता देखो ज़्यादा स्वस्थ है तो ज़्यादा समृद्ध इंडिया होगा, इंडिया के जो लोग हैं ज़्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, भारत एक नई ऊंचाइयों को छुएगा और सही मायने में एक जबरदस्त लीडर के रूप में इमर्ज होकर आएगा पूरे वर्ल्ड में। इसके बाद देखो एक जो अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने के लिए बिल जो है वो पास हो सकता है पार्लियामेंट के इस स्पेशल सेशन में। अगर ऐसा हो जाता है तो कम से कम 33% जो सीट्स हैं पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। आप भी देखो इस इशू के ऊपर अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखो मैं तो इस बिल के समर्थन में हूं और इस बिल के समर्थन में ना बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, इससे काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। बहुत सारी महिला लीडर्स ग्राउंड लेवल पे इमर्ज होके आई। हालांकि सरपंच पति भी, इसका कंसेप्ट भी देखने को मिला कि जो पति हैं वही सरपंच के तौर पे काम कर रहे हैं, महिला का नाम है, रबर स्टैंप आप कह सकते हो। लेकिन देखो जैसा पंचायत सीरीज में आपने देखा था, लेकिन देखो फिर भी अगर थोड़ी बहुत कमी है पंचायत में महिलाओं को रिजर्वेशन देने के बाद, ये नहीं आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता कि पार्लियामेंट में महिलाओं को आरक्षण ना दिया जाए। अगर पार्लियामेंट में ज़्यादा महिलाएं आती हैं, अभी देखो पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या ऑलमोस्ट 15% के आसपास है, अगर ज़्यादा महिलाएं आती हैं तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज़ पे ज़्यादा चर्चा होगी और दूसरे इश्यूज़ पर भी वुमेन की जो ओपिनियन है वो इन्वॉल्व होगी। मतलब क्रिटिकल इश्यूज़ पे महिलाओं के जो कंसर्न्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाएगा, वो शामिल होंगे। और देखो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अगर पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या सिर्फ 15% है तो अब समय आ गया है स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने का, अफर्मेटिव एक्शन लेने का। समझ गए? अगर महिलाओं की संख्या अपने आप से इंप्रूव होनी होती तो हो चुकी होती, नहीं हो रही है, तो इसलिए रिजर्वेशन देने का बिल्कुल सही समय है। जेंडर गैप इंडेक्स में आप इंडिया का रैंक देख लीजिए कितनी कम है, बहुत ही ज्यादा, 127 आउट ऑफ 146। और अगर देखो सीधी सी बात है, ज्यादा महिलाएं शामिल होगी ना डिसीजन मेकिंग में, तो जो ये वुमेन रिलेटेड इश्यूज है ना, जैसे इंक्रीजिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इस बार यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा है मेंस में? इस बार यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है कि मॉडर्न वुमेन जो है वो ज्यादा सुसाइड क्यों कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि मॉडर्न वुमेन ज्यादा सुसाइड क्यों कर रही हैं? वैसे कायदे से ये क्वेश्चन सुसाइड से संबंधित यूपीएससी को पूछना था, टीनेजर से संबंधित या फिर यूथ से संबंधित, लेकिन यूपीएससी ने मॉडर्न वुमेन से संबंधित क्वेश्चन पूछा कि वो ज्यादा सुसाइड क्यों कर रही हैं। तो ये जो इश्यूज है ना, सेक्स रेशियो हमारे देश में काफी कम है, लो न्यूट्रिशनल वैल्यू, महिलाओं में माल न्यूट्रिशन की समस्या, इन समस्याओं पर ज्यादा गंभीरता से चर्चा हो सकती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जा सकते हैं, सरकार से सीरियस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी डिसीजन मेकिंग में। अब देखो लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वुमेन रिजर्वेशन से संबंधित है। अगर देखो वुमेन को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलती है पार्लियामेंट में और इवन स्टेट असेंबलीज में, तो कैसे ये भारत में महिलाओं के स्टेटस को इंप्रूव करेगा, इस पे कमेंट करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन पार्लियामेंट में डिसरप्शन से संबंधित है। शशि थरूर का जो आर्टिकल डिस्कस किया उसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। देखो इस बार के पेपर से साफ हो गया है कि क्वेश्चन तो सिंपल आते हैं लेकिन आपका आंसर अच्छा होना चाहिए। रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके आंसर्स अच्छे होते जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो दो लोग हैं, महेश, सुरेश। अब महेश को काम दिया गया कि आपको ना एक हफ्ते में सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है, सुरेश को काम दिया गया कि एक हफ्ते में 7 क्वेश्चंस लिखने हैं। तो कौन ज्यादा अच्छा आंसर लिखेगा एक हफ्ते के बाद में? जाहिर तौर पे सुरेश अच्छा लिखेगा क्योंकि सुरेश ने ज्यादा प्रैक्टिस की है। तो उसी प्रकार से जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही आपकी आंसर राइटिंग की जो स्किल है वो इंप्रूव होती जाएगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।